हेलो फ्रेंड्स, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के कैलकुलेशन के बारे में समझाया था, ठीक है, और अपन ने रेडबर्ग कांस्टेंट वगैरह भी देख लिया था, ठीक। तो आगे अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई क्वेश्चन। तो ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 8th एक्साइटेड स्टेट। कहां प्रेजेंट है? 8th एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। और क्या है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है मतलब क्या है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा। देन कैलकुलेट, है ना। देन कैलकुलेट क्या निकालना है अपन को? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन ग्राउंड स्टेट। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने की बात करूं, है ना, तो मेरे पास क्या है? जो एक्साइटेड स्टेट 8th एक्साइटेड स्टेट है, उसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा N2 है वो 9 हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो N1 मेरा कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक। N2 9 हो गया और N1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करता है तो फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का? n-1 n इंटू n-1 अपॉन 2। तो n अपने पास में कितना है दोस्तों? 9 इंटू 8/2 कितना आ गया? ये 36 के बराबर ये आंसर आ गया, ठीक। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू 4th एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम 8th एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड पार्ट, तो यहां पे N2 9 है एंड N1 कितना है? 5, ठीक। तो इस कंडीशन के लिए अपने जो फॉर्मूला लगता है क्या लगता है? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, है ना। तो पुट करते हैं वैल्यूज को। N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 प्लस इंटू 5/2 कितना आ गया आंसर? 10 के बराबर आंसर आ गया, ठीक। तो सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है, आराम से अपन सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के सवालों को। अब नेक्स्ट अपने पास जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास में फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास में है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। अब बेसिकली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। वो किस तरह की रिएक्शन होती है? जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। मतलब बेसिकली कैसे होती है? फोटॉन्स की मदद से होती है। लाइट में बेसिकली होता क्या है? लाइट कंटेन्स फोटॉन्स। तो किसकी मदद से हो रही है वो रिएक्शन? फोटॉन्स की मदद से वो रिएक्शन हो रही है ना। तो कुछ यही लिखा है कि रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन, है ना, presence of light or photon are called photochemical reaction that takes place in presence of light or photon are called photochemical reaction. In photochemical reaction, molecule absorbs energy of photon and convert into free atom or free radical. बेसिकली क्या होगा कि अगर बीच में कोई बॉन्ड वगैरह होगा तो ब्रेक कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास HBr की एक गैस है ना। HBr गैस है, तो इस तरीके से H और Br का बॉन्ड है। अभी बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा बीच में से। ये बॉन्ड है अपने पास पूरा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो H अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, है ना। और H क्या डिनोट कर रहा है अपन को? दिस डिनोट्स लाइट, ठीक है। दिस इज शोइंग लाइट, ठीक। Cl2 सपोज करो एग्जांपल, एक Cl-Cl का बॉन्ड टूटेगा एंड इस तरीके से Cl-Cl गैस अपन को अलग अलग मिल जाएगी, ठीक। आफ्टर दैट वी हैव क्वांटम यील्ड, है ना। वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम यील्ड, ठीक। तो व्हाट इज क्वांटम यील्ड? सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड, कितने बॉन्ड डिसोसिएट होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, है ना। कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए डिवाइड बाय, ऊपर में क्या आएगा न्यूमरेटर में? कितने बॉन्ड डिसोसिएट हुए। जनरली अपन क्या मान के चलते हैं कि क्वांटम यील्ड कितना है? 1 के बराबर है। असम्पशन है अपना कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो सवाल में, हम क्या मान लेंगे? इसको 1 मान लेंगे। इफ वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज नॉट प्रोवाइडेड then by default take it as 1। अपन क्या मान लेंगे? इसको 1 के बराबर मान लेंगे। मतलब जितने फोटोन गिरे उतने ही बॉन्ड टूट भी गए। यही मानने चल रहे हैं अपन कि नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। या फिर अगर अपन 1 मोल की बात कर रहे हैं कि 1 मोल सब्सटेंस लिया था तो 1 मोल, है ना, एनी नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड बाय एनी नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये अपन सिंपल सा असम्पशन मान के चलते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल अपना जो एक्सरसाइज 1 है शीट का, है ना, एक्सरसाइज 2 होगा आपकी शीट्स के अंदर,
तो उसमें लाइट हेडिंग के अंदर में कुछ क्वेश्चन है इस तरीके के, ठीक है। एक सवाल मैं आपको ट्राई करके बताता हूं। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन कि अ मॉलिक्यूल ऑफ A2 है ना, अ मॉलिक्यूल ऑफ A2 एब्जॉर्ब्स द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 12.4 नैनोमीटर एंड कन्वर्ट इनटू फ्री एटम्स, है ना, फ्री एटम में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल्स पर मोल। तो बेसिकली क्या होगा कि ये ए का इस तरीके से बॉन्ड होगा, है ना, ए और ए का क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड होगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हमको निकालना है किलो जूल पर मोल में। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक मोल इस सब्सटेंस का है, तो कितने बॉन्ड होंगे अपने पास में, एक मोल ही बॉन्ड होंगे, तो अपन को एक मोल बॉन्ड तोड़ना है, ठीक। तो सिंपल है कि अगर मैं निकालूं, है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर मैं निकालने जाऊंगा दोस्तों, कितना आएगा, 1240 बाई 12.4, ये आ गया मेरा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ये मेरा कितना आ गया, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर में आ गया एक फोटोन का एनर्जी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक मोल फोटॉन्स को एनर्जी, बिकॉज उतने ही फोटोन क्या लगने वाले हैं, काम में लगने वाले हैं ये पूरा बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक मोल सब्सटेंस का बॉन्ड तोड़ने के लिए। बट मुझे आंसर किस में निकालना है, किलो जूल्स में निकालना है, ठीक है। तो अपना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गया, है ना। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, है ना, कितनी आने वाली है, जूल में निकालूंगा उसको डायरेक्टली मैं। तो पहले तो 6 10 की पावर 23, है ना, इतना मान लेते हैं। 6.0222 को अपन ने क्या कर लिया, इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया, 6 मान लिया अपन ने, ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ये 100, है ना, कन्वर्ट करते हैं इसको जूल्स में, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों, ये सॉल्व कर ले आराम से भाई, 23 और 19, 10 की पावर 4 बचेगा, तो 6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 100, तो 9.6 इंटू 100, है ना, इंटू 10 की पावर कितना चलेगा, ये 4 जूल्स में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर ले आराम से भाई, 10 की पावर 3 को तो अपन क्या बोलते हैं, किलो जूल, तो ये हो जाएगा सिंपल 9600 किलो जूल पर मोल। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, है ना, कि इतना जूल जो अपन को एनर्जी है वो लगेगा क्या करने में, इसके एक बॉन्ड को तोड़ने में। क्या बात समझ में आ गई। इस तरह के सवाल आपको अपनी शीट में मिल जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, वहां पे क्या बदल जाएंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी, बट क्या रहेगा, अपन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, वो कॉन्सेप्ट का यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्या क्या लिमिटेशंस थी बोर मॉडल की, वो अपन फटाफट देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट अपने पास दोस्तों है कि जो बोर का जो मॉडल था वो कैसा मॉडल था, वो था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैलिड, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर H एटम और H लाइक एटम। मतलब कैसा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इन्हीं पर खाली ये वैलिड था, एंड इट वाज नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, इन्हीं पे खाली ये वैलिड था, ठीक है। और इसी वजह से ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का स्पेक्ट्रम भी नहीं बतला पाया था, ठीक। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना। उसने क्या माना था कि जो एटम होता है वो कैसा मान लिया, उसने 2D में मान लिया, उसे कैसा मान लिया, 2D में मान लिया, उसी के हिसाब से उसने सर्कुलर मोशन वगैरह उसने सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, ठीक है। बट एक्चुअली में एटम कैसा होता है, 3D में होता है, तो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला चीज कि उसने बोला कि ये जो होता है mvr = nh/2π, ये बस होता है, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या रिलेवेंस है, उसने कुछ भी नहीं बताया, है ना। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। इसका मीनिंग नहीं समझा पाया वो कि कहां से आ रहा है ये, ठीक है, उसने बोल दिया बस मान लो तो मान लो। He was unable to explain splitting of spectral lines in presence of magnetic field, है ना, इसको हम बोलते हैं Zeeman effect, and splitting of spectral lines in the presence of electric field, इसको अपन बोलते हैं Stark effect, ठीक है। ये दो इफेक्ट होते हैं
जो अपना जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। अपन को जो लाइन मिल रही है उसकी फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल है, ठीक है। वो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका जो स्पेसिंग होता है वैसे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है, बट अगर अपन उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है वो कि जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से जो लाइंस आती हैं वो लाइंस एक सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन से ब्रेक हो जाती है, तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इस बात को अपना जो बोहर था वो समझा नहीं पाया था। स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट आपको डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाएंगे, तो उस समय आप समझिएगा। अपना तो ये डीमेरिट या लिमिटेशन है, इसलिए अपन को यहाँ पे इसको इसमें एकदम लाइटली डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक और जो लास्ट पॉइंट था कि बोहर मॉडल वाज नॉट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ये इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं था। अभी दोनों प्रिंसिपल क्या है ये वन बाय अपन अभी देखेंगे अपन वन बाय वन दोनों चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा जो लिमिटेशंस रहे बोहर के, कुछ है ना 5-6 लिमिटेशंस रहे कि पहली बात तो क्या हो गई, वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से वैलिड था, मल्टी पे वैलिड नहीं था, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वांटाइजेशन वाला पार्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये वो समझा ही नहीं पाया कि कहां से ये आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट अपने पास में दोस्तों है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। अपना जो मैटर होता है वो भी डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर अपने मैटर के पास में होता है। ऐसा बोला डी ब्रॉगली साहब ने कि अपना जो मैटर है इट इज ऑफ डुअल नेचर, है ना। इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब मेरा ये जो पेन है, ये मेरा पेन है, इसके बाद पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ऐसा डी ब्रॉगली साहब ने बोल दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, क्या मतलब था उसका ये समझते हैं अपन। उन्होंने बोला कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना, फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम हैव वेव नेचर, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस बनाई जाए तो फास्ट मूविंग अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो एटम होगा वो क्या करेगा, वेव नेचर प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा अपन अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा 1/p के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्होंने ऐसा बोल दिया डी ब्रॉगली साहब ने कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है ना, लैम्डा अपन इसको शॉर्ट में डीबी बोल देते हैं, लैम्डा डीबी ऐसे पर इसको लिख देते हैं, लैम्डा डीबी डी ब्रॉगली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, ठीक है। एंड व्हेन आई विल रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो आई विल गेट लैम्डा डीबी इक्वल्स टू h बाई p, है ना। और अपन क्या लिख सकते हैं इसको h बाई mv भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा डीबी को, ठीक। यहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, h पता ही अपने को प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड जो m है वो मास ऑफ पार्टिकल, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो भी अपना पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी अपन ले सकते हैं, वो अपना ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में है ना, व्हेनेवर अपने पास एक सिंपल सा एक अपन आगे समझे कोशिश करें समझने की इसको कि व्हेनेवर एनी पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेव, है ना। सपोज अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो अपन क्या मान सकते हैं कि वो जो पार्टिकल है कुछ वेव बनाता हुआ जाएगा, ठीक है, कुछ वेव बनाता हुआ जाएगा। और उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। और लैम्डा कौन सा हो जाएगा, ये डी ब्रॉगली लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल है मास m का, है ना, कोई पार्टिकल मास m का है, जा रहा है वेलोसिटी v से, तो अपन क्या मान सकते हैं, उसका पाथ जो होगा कैसा होगा, एक वेव के फॉर्म में वो चलता हुआ जाएगा। और उसके जो लैम्डा होगा, लैम्डा को क्या बोलेंगे अपन, लैम्डा डी ब्रॉगली बोलेंगे, ठीक। अब इसी के बेसिस पे कुछ अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। क्वेश्चन अपन समझते हैं पहले तो, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मूविंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है? सब मुझे पता है, ठीक है। तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, है ना, 6.626 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। नीचे क्या आएगा, मास 9.1 10 की पावर कितना, माइनस 31, केजी में रखना पड़ेगा इसको यहाँ पे ना, केजी, ठीक। m इंटू वी। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना होता है वेलोसिटी, 2.18 10 की पावर 6। z बाई n होता है तो z तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक। ये अपने पास में आ गया। और ये किस में आएगा, लैम्डा मीटर्स में आएगा। किस में आएगा आंसर, मीटर्स में आएगा। लैम्डा डीबी की अपन बात कर रहे हैं। आफ्टर आई सॉल्व दिस आई विल गेट आंसर 6.65 एंगस्ट्रॉम, है ना। आप जो सॉल्व कर लेंगे इसको, आपका आंसर कितना आएगा, 6.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। अब ये जो लैम्डा आया, क्या ये सिग्निफिकेंट रेंज में आ गया, ये क्या आ गया, सिग्निफिकेंट रेंज में आ गया। भाई अपन जो रेडिएशन वगैरह की बात करते हैं, फोटोन की जो वेवलेंथ की बात करते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में आती है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की रेंज में आती है वो भी। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोहर के सेकंड ऑर्बिट में, क्या ये भी वेव बनाता हुआ जा रहा होगा, क्या क्या जा रहा होगा, वेव बनाता जा रहा होगा ये, है ना। तो सिंपल है, उसका जो वेवलेंथ कितना आ गया, 6.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गया। ये अपन ने सिंपल अपने बोहर एटॉमिक मॉडल से निकाल लिया, ठीक। अब इसके बाद में मेरे पास एक और क्वेश्चन है, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लेट मी डू इट, ठीक है। फिर अपन इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट अपना अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल हैविंग मास 50 ग्राम्स एंड स्पीड 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगेन सेम फॉर्मूला, लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा आएगा अपना h 6.626 10 की पावर माइनस 34 बाई mv, है ना। मोमेंटम मास कितना है, 50 ग्राम, केजी में लेना पड़ेगा, 50 बाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 200, ठीक है। ये 1 2 3, ये तो चला गया पूरा, 5 to 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 6.626 10 की पावर माइनस 35 मीटर्स। ये आंसर हो गया भाई, 6.626 10 की पावर माइनस 35 मीटर्स। अब ये जो लैम्डा आ रहा है ना भाई, क्रिकेट बॉल है ना, किसी ने शॉट लगाया, 50 ग्राम का क्रिकेट बॉल है ना, और 200 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, उसका बॉल का वेलोसिटी हो गया। तो अपन सिंपल ऐसा बोलें कि जो बॉल जो जा रहा है, जो छक्का मारा बैट्समैन ने, जो बॉल जा रहा है, उसका जो लैम्डा आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है। बट क्या ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, -35, बहुत छोटी, मतलब इसको मेजर कैसे करेंगे, अपन नहीं कर सकते, है ना। उसका लैम्डा क्या आएगा, बहुत छोटा लैम्डा आएगा इसका, ठीक। तो अपन क्या इसको मेजर नहीं कर सकते, सिंपल, है ना। तो ये अपने लिए क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, अपने लिए क्या हो गया, ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आया था, ये सिग्निफिकेंट आ गया था। तो अपना जो नोट है वो नोट कुछ इस तरीके का है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि द अबव वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल टू ऑब्जर्व, है ना। कितना आया अभी, 10 की पावर माइनस 35 के रेंज में आ गया, 35 मीटर्स की ऑर्डर में आ गया ये। इट इज वेरी स्मॉल टू ऑब्जर्व, अपन ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, है ना, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस, है ना। ये क्या है, सारे के सारे मूविंग पार्टिकल्स में कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बट इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ओनली, है ना। भाई सिग्निफिकेंट किसके लिए, खाली माइक्रोस्कोप सब्सटेंस के लिए खाली सिग्निफिकेंट है, लग सब पे जा रहा है ना। अपन चाहें कि किसी पे भी लगा दे, लग तो सब पे जाएगा, बट सिग्निफिकेंट किस पे आएगा, खाली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव फ्रेंड्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल मेरा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ mv² के बराबर होता है। अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को शिफ्ट कर दूं इधर, तो क्या आएगा 2ke, है ना, इंटू m, ये हो जाएगा सिंपल मेरा m² v², ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं mv का होल स्क्वायर, या फिर बोल दूंगा कि जो मोमेंटम है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा मोमेंटम आया p, वो क्या आ गया, अंडर रूट में 2m ke आ गया, मेरा मोमेंटम क्या आ गया, 2m ke आ गया, सिंपल, ठीक। तो मेरा जो लैम्डा होता है, डी ब्रॉगली लैम्डा, वो क्या होता है, h/p होता है ना, h/p। और अभी क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट में 2m ke हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, एक वैरायटी ऑफ फॉर्मूला आ गया कि h अपॉन क्या हो गया, 2m ke हो गया, ठीक है। तो कभी कभी अपन से ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं कि जो
लैम्डा डीबी होगा कि उसका क्या करेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, 2 दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, कोई भी नंबर चेंज करके दे देगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट में 2m ke। सिंपल, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। नाउ सिंपल, फॉर अ चार्ज पार्टिकल, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, के ई कितना होता है, Q इंटू वी होता है ना, वेयर Q तो क्या है, Q इज चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल, एंड V क्या है अपने पास में, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, Q इंटू वी। ठीक, तो अगर मैं फॉर अ इलेक्ट्रॉन बात करूं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, मेरा Q कितना होता है, E के बराबर होता है ना, और M कितना होता है मेरा, M इज इक्वल टू व्हाट, 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक, तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरा लैम्डा जो आएगा h अपॉन 2m ke, ये होता है। ठीक, तो अगर मैं चेंज करूंगा फॉर इलेक्ट्रॉन के साथ डेटा पुट करूंगा इसमें, तो h क्या आएगा, अंडर रूट में 2m ev आएगा, है ना। E क्या है अपने पास में, 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, मेरा E कितना है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, और V जो भी मेरा वोल्टेज होगा वो अपन निकाल लेंगे आराम से, है ना, सवाल में दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अच्छा, M की वैल्यू भी फिक्स है, H की वैल्यू भी फिक्स है भाई, H तो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, खाली वेरिएबल कौन है, ओनली वोल्टेज इज वेरिएबल। तो जब मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे कुछ आंसर मिलता है इस तरीके से, 150 बाई वोल्टेज V अंडर रूट में एंगस्ट्रॉम, है ना, कि जो मेरा लैम्डा आएगा क्या आएगा, 150 बाई वी होल अंडर रूट में आएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कि अगर मैं सिंपल वोल्टेज की वैल्यू को डाल दूं, मैं क्या करता हूं, सिंपल वोल्टेज की वैल्यू को डाल दूं, तो मेरा जो लैम्डा मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा, सपोज करो वोल्टेज अपना आया, लेट सपोज 5 वोल्ट्स आ गया, कितना आ गया, 5 वोल्टेज मेरा आ गया, तो 150 बाई 5 कितना हो गया, 30 हो गया, तो अंडर रूट में 30 एंगस्ट्रॉम इज द लैम्डा, या फिर डी ब्रॉगली लैम्डा अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। तो अभी अपन ने जो ऊपर डेरिवेशन किया है ये वाला 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम वाला, तो इस डेरिवेशन के अंदर जो ये लैम्डा आ रहा है, ये लैम्डा किसका है, लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, लैम्डा डीबी निकालना है अपन को, सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में बोर एटॉमिक मॉडल का, 13.6, है ना, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो z तो 1 हो गया, डिवाइड बाय 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा सिंपल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये अपना काइनेटिक एनर्जी आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, तो वोल्टेज मेरा आएगा 3.4 वोल्ट्स। ठीक है, 3.4 वोल्ट्स आएगा, क्योंकि अगर मुझे इतना काइनेटिक एनर्जी जनरेट करना है ना, अपन सिंपल सा अगर लॉजिक सोचें कि अगर मुझे इतना काइनेटिक एनर्जी जनरेट करना है तो मुझे कितने वोल्ट्स का बैटरी लगाना पड़ेगा, कितने वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा मुझे, क्या 3.4 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा मुझे, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो बेसिकली हमें वोल्टेज कितना जनरेट हो जाएगा, 3.4 वोल्ट के बराबर जो वोल्टेज है वो जनरेट हो जाएगा। और सर्किट में घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्किट में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अपन ऐसे कर दिमाग में अगर सोचें कि अगर मेरे को एक सर्किट है, सर्किट में अगर मैंने बैटरी लगाया 3.4 वोल्ट्स का, है ना, और सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है, कितना होता है Q इंटू वी, और E इंटू कितना 3.4, तो Ke कितना आएगा मेरा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इसी को थोड़ा रिवर्स में सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरा Ke 3.4 EV आ गया तो मेरा वोल्टेज कितना लग रहा होगा, बेसिकली 3.4 वोल्टेज का मेरा वोल्टेज लग रहा होगा। तो इसमें अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूंगा तो लैम्डा कितना आएगा मेरा 150 डिवाइड बाई 3.4,
ये आएगा होल अंडर रूट एंगस्ट्रॉम, ये क्या आएगा होल अंडर रूट एंगस्ट्रॉम आएगा। अभी अभी अपन ने पीछे एक सवाल करा था दोस्तों, जहां पे मैंने सेकंड बोहर ऑर्बिट में ही आंसर निकाल के बताया था आपको, है ना। अपन ने क्या यूज किया था, अपन h/mv यूज किया था, है ना। बोहर का ऑर्बिट का सवाल था, सेकंड ऑर्बिट का भी अपन ने किया थोड़ी देर पहले। तो वहां पे h पता है, m पता था, वेलोसिटी जो निकाला सेकंड बोहर ऑर्बिट का वो अपन ने निकाल लिया था, है ना। 2.18 into z/n, n की वैल्यू वहां पे 2 थी। तो अपन इससे भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम ही आएगा। 150 डिवाइड बाय 3.4, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 40 के आसपास रहेगा। ये क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास रहेगा, लगभग 40 रहेगा, ठीक है। और वहां पे आंसर 6.65 के आसपास आंसर वहां पे आया था, है ना। कितना आंसर आया था, 6.65 के आसपास आंसर आया था। तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे कितना, 40 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज है यहां से और वहां से क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक। अब एक और बढ़िया सवाल ट्राई करते हैं अपन। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ फोटोन ऑफ 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, a photon of 19.6 electron volts fall on hydrogen atom to ionize, है ना। क्या हुआ, 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिर गया हाइड्रोजन एटम पे, क्या कर दिया, उसको आयनाइज कर दिया। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, हमको क्या बताना है, उसका क्या बताना है, उसका वेवलेंथ बताना है। और ये वेवलेंथ कौन सा होगा, ये वेवलेंथ होगा सिंपल लैम्डा डी ब्रोगली वाला। ये कौन सा वेवलेंथ होगा, लैम्डा डी ब्रोगली वाला ये वेवलेंथ होने वाला है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, हमको ये पता है कि जो एनर्जी जो इंसिडेंट होगा, है ना, वो क्या होगा, कुछ तो वर्क फंक्शन में जाएगा और बचा हुआ कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, है ना। अभी जो वर्क फंक्शन है बेसिकली क्या है, यही अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी है, यही क्या है, अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब हाइड्रोजन एटम को उसी ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने कितनी एनर्जी लगती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। तो मेरे पास इंसिडेंट एनर्जी है 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया, उसको बाहर निकालने में बचा हुआ कहां चला जाएगा, उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा सिंपल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। कितना आ गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा मेरा जो होता है डी ब्रोगली का, वो कितना होता है, सिंपल 150 बाई कितना कितना करेंगे डिवाइड में 6 करेंगे, अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। क्योंकि अगर मेरा Ke6 EV आ गया तो मेरा जो V आएगा कितना आएगा, 6 वोल्ट्स आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया वो भी यहां पे लग जाएगा। तो 150/6 कितना हो गया, अंडर रूट 25 कितना, 5 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया लैम्डा डीबी का, 5 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया सिंपल लैम्डा डीबी का। कोई कंफ्यूजन उसमें किसी को भी, सिंपल आंसर अपने पास निकाल दिया अपन ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड शेल नंबर। शेल नंबर बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा पीछे एक सवाल में कि जो बोहर ऑर्बिट जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कैसे घूमता है, वेव के फॉर्म में घूमता है। वेव का जो लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली लैम्डा होता है। तो इस तरीके से अपना सपोज करो बोहर का ऑर्बिट है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो इस तरीके से कुछ है, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो यहां शुरू हुआ, फिर यहाँ पे इस तरीके से गया, और ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लैम्डा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, लैम्डा बोल रहे हैं। तो सिंपल जो 2πr जो पूरा डिस्टेंस होगा, है ना, जो रेडियस सपोज करो ये रेडियस अपनी हो गई, दिस इज द r। तो 2πr जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, वो n लैम्डा में वो कवर करेगा, है ना। n लैम्डा में अलग अलग अपन जोड़ते हैं, ये एक लैम्डा, ये 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से अलग अलग वेव में कन्वर्ट कवर हो जाएगा ये। तो 2πr इज इक्वल टू n। अच्छा लैम्डा कौन सा, डी ब्रोगली लैम्डा, तो h बाई क्या आएगा, mv आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे, mvr इक्वल टू nh/2π मुझे मिल गया, है ना। mvr इक्वल टू nh/2π। नाउ दिस इज कॉल्ड बोहर क्वांटाइजेशन। बोहर क्वांटाइजेशन मिल गया मुझे, ठीक। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यहां पे निकला मेरा, वो निकल गया ये, ठीक। 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, है ना। यहाँ पे n का 2 अलग अलग मीनिंग है ना। एक n का मतलब क्या है कि कितना वेव बन रहा है ना, नंबर ऑफ वेव्स, और एक n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी है। 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे निकल गई, और बोहर क्वांटाइजेशन भी यहां से क्या हो गया, एक तरीके से mv इक्वल टू nh/2π अपन ने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि हियर n जो है, n इज द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन, है ना।
ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कि नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन, है ना, और एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एन क्या है? अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। ये किसके अकॉर्डिंग है? बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है। अपन सिंपल बोल सकते हैं दोस्तों कि जो शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन। सपोज अपन ने बोला कि जो n है वो 3 के बराबर है, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? 3 के बराबर ही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ वेव्स? 3 के बराबर हो जाएंगे। 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा हो जाएगा। सिंपल। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 के बराबर हो गई। ठीक, जैसे अपना ये सवाल है ना, ये मैंने ऊपर जो ड्रॉ किया था फिगर, इसमें कहते कितने वेव्स आ रहे हैं? एक वेव तो देखो ये हो गया, है ना, लेट मी चेंज द कलर। एक वेव ये हो गया, ये वाला, ये 1 हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर एक ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे n कितना आ रहा है? बेसिकली मेरा 4 आ रहा है ना। अपन कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? फोर्थ ऑर्बिट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया सबको? तो इसी तरीके से अपन को कुछ सवाल वगैरह दिए रहेंगे, है ना, और यही अपन को क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि, है ना, व्हाट वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल क्या आ गया? 2 पाई इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया। मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने इसी चीज को डिस्क्राइब करके ऊपर लिख दिया, कुछ भी नहीं करा मैंने। कि सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा? सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड हो जाएगा। तो n लैम्डा हो गया, n इज द सिंपल मल्टीपल, है ना, और n क्या है अपना? n है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, ऑलवेज इंटीजर होगा, ऑलवेज क्या होगा? ये इंटीजर होगा। ठीक, और जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या रहता है? इन फेज रहता है। वो क्या रहता है? हमेशा इन फेज रहता है। ठीक है, जो टेल रहेगा, है ना, स्टार्टिंग से वो क्या रहेगा? हेड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, जब वेव खत्म होगी वैसे तुरंत क्या हो जाएगी? नई वेव शुरू हो जाएगी। कभी भी अपन को आधी अधूरी वेव नहीं मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगा अपन को? पूरा कंप्लीट वेव मिलेगा, क्योंकि n क्या रहेगा? हमेशा, है ना, इंटीजर रहेगा। अगर n इंटीजर है तो वेव क्या रहेगी? हमेशा कंप्लीट वेव रहेगी, कभी भी आधी अधूरी वेव नहीं रहेगी। अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, जो अपना जो पूरा का पूरा जो वेव है कैसा रहेगा? इन फेज रहेगा। क्या रहेगा? इन फेज रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं कंपैरिजन करूं लाइट और जो डी ब्रॉगली में जो मुझे लैम्डा के अलग अलग फॉर्मूले मिले हैं, ताकि अपना कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, तो लाइट में अपन को लैम्डा बराबर क्या? hc/e अपना एनर्जी था, है ना, 1 बाय लैम्डा, ये अपना रिडबर्ग कांस्टेंट वाला इक्वेशन आ गया। 1 बाय लैम्डा क्या? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर इक्वल माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, है ना। और एक अपना क्या फॉर्मूला था? लैम्डा बराबर 1240 बाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये अपना एक फॉर्मूला था, है ना। यहाँ पर अपन जो एनर्जी रखते थे, है ना, 5 वोल्ट, 5 EV, 10 EV, 20 EV, कुछ भी अपन रख देंगे तो लैम्डा किस में निकलेगा? यहाँ पे नैनोमीटर में निकलेगा, है ना, नैनोमीटर्स में। ठीक, तो ये अपने कुछ अलग अलग फॉर्मूले आए थे, है ना। इसके बाद अपने पास जो पार्टिकल नेचर अपन ने जो देखा, है ना, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, कौन सी वेवलेंथ है? दीज आर डी ब्रॉगली। ठीक है, यहां से अपन ने कुछ अलग अलग फॉर्मूले देखे। पहला अपन ने देखा लैम्डा बराबर कितना? h/mv देखा। फिर अपन ने ke के फॉर्म में देखा, 2m ke, अंडर रूट में आ गया h/2m ke। फिर अपन ने ke को क्या बोल दिया? अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो ke को अपन क्या बोल सकते हैं? q इंटू v बोल सकते हैं। q इंटू v इज काइनेटिक एनर्जी, ये अपन ने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अपन ने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन के केस में, स्पेशल केस में, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड हो जाएगा। 150/v का अंडर रूट, v इज वोल्टेज, इट इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये खाली किसके लिए वैलिड है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है। तो आज दोस्तों अपन ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सन पे अपन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद अपन श्रोडिंगर के बारे में भी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। चलो गाइस, थैंक यू।